Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are in good spirits and enjoying your course which is Strategic Human Resource Management. जी आप लोग enjoy कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी तो हम मज़ीद बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज में दाखिल हो रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे और एज़ यू नो दैट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर मैं हमेशा आपका कोर्स कोड बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए और आपका कोर्स कोड है MGT which is 557 और वी आर स्टार्टिंग ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एज यू नो दैट वी usually discuss, we have a recap of our last lecture and then we move on to our next lecture. और last lecture में basically हमने strategic human resource के core topics को discuss किया था जिसमें strategic human resource concepts, the basis of strategic human resource, the aims of strategic human resource और फिर हम concept को मज़ीद जो है इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टुडे इज़ आवर 15th लेक्चर और एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट वी विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ 14th लेक्चर. उसके बाद उसमें वी हैव डिस्कस्ड वी हैव डिफाइंड द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फिर हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एज यूजुअल वी विल डिस्कस अ केस स्टडी जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. ये बेसिकली कैरियर डेवलपमेंट और कैरियर से रिलेटेड केस स्टडी है और ऑलरेडी आपके पास ये मौजूद है और आई होप दैट आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगी क्योंकि हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. और इस केस स्टडी में आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी में जो अपने कैरियर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपनी सक्सेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो वो जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं अपने कैरियर में. सो लेट्स हैव अ रिकैप ऑन आवर बेसिकली लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स को देखा था, उसकी कोर को देखा था. और एज यू नो दैट the basic concept of strategic human resource is the business objectives are accomplished when human resource practices, procedures and systems are developed and implemented. देखिए ये बड़ी important चीज़ है. You need to understand that to achieve the business objectives you need to develop, you need to implement the human resource practices, procedures and systems, and then you need to and these practices, procedures and systems should be according to the needs of the organization. याद रखिए कि जो भी आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको अकम्प्लिश करने के लिए जो भी आप ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस एंड जो प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं वो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Only then you can have the strategic perspective of the human resource management, and this basically concept is explained by Bert. So उसके बाद हमने देखा था, हमने strategic human resource को define किया था और strategic human resource जैसे कि you know that and हमने बार बार discuss किया इसको कि seeing people in the organization as a strategic asset, you know, very important. That organization के अंदर strategic human resource management के अंदर you need to understand one thing which is very crucial and important. And what is that? That basically the human resource of the organization has to be treated as the strategic asset, as strategic resource. Basically this human resource which you treat as the strategic asset will basically give you the comparative advantage. If you have, you know, it's very easy to understand in a sense that अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो बाकियों के पास नहीं है, देखिए ना कंपटीशन में आप बेसिकली अगर कंपैरेटिव मार्केट में हैं और व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस और बेसिकली यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज़ basically something unique
which the other organizations don't have. उससे क्या होगा? उससे basically your organization will have a comparative advantage over the other organizations. और आपके लिए जो comparative advantage हो सकता है या आप उसको create कर सकते हैं, that is the human resource management. Basically human resource, your human resources are your assets. और उसको आप कैसे डेवलप करते हैं, पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, दिस ऑल देन डिपेंड्स अपॉन दी पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की कैसे द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लुक्स एट दिस साइड ऑफ द मैनेजमेंट. सो strategic human resource is concerned with seeing people of the organization as strategic resource for the achievement of comparative advantage, and this is the definition which was basically coined by Henry and Pettigrew. So ये चीज़ आप अपने जहन में याद रखें, ज़हनशीन कर लें कि your human resources, people, those who are working in your organization, you have to treat them your asset, and this asset strategically, when strategically positioned, integrated with the aims and objectives and the strategies of the business, gives you the comparative advantage, and ultimately you accomplish your goals, your objectives in a very convenient manner and progress in the industry. तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है. उसके बाद हमने बेसिकली देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर हमने बेसिकली एम्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखते हैं इन द एम्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सक्यूज मी, बेसिकली स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज लार्जली इंटीग्रेशन एंड अडॉप्शन. इंटीग्रेशन एंड अडॉप्शन. सो आप क्या करते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, वो आप अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, और इंटीग्रेट कर देते हैं सिस्टम के अंदर. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. हम बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज करेंगे, हम बेसिकली बार बार आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली, human resource management is about the human resource, is about the people working in the organization, it is all about the people. And then when the organization treat their people as their strategy, as their asset, as their vital resource, and integrate them in the success in the overall business policies, that becomes the strategic human resource which plays a great role, tremendous role in the success of the organization. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. यहाँ पे तीन चीज़ें जो आपने ज़हन में रखनी है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी की थी, और मैं दोबारा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि आज हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट्स को भी हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसको एक केस को भी स्टडी करेंगे. सो नंबर वन इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ फुली इंटीग्रेटेड विद द स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रेटेजिक नीड्स ऑफ द फर्म. जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कंप्लीटली इंटीग्रेट होती है, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड बेसिकली विद द स्ट्रेटजी एंड द स्ट्रेटेजिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्म. सो अगर ह्यूमन रिसोर्स आपकी इंटीग्रेटेड ही नहीं है with the strategy and the strategic needs of the organization, तो फिर there is no match, there is no fit. So हम डिजास्टर की तरफ चले जाते हैं. फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसीलिए आप देखते हैं कि दे डोंट सक्सीड इन दी कंपैरेटिव एडवांटेज. So it is very important that the human resource management is fully integrated with the strategy and strategic needs of the firm, of the organization. So HR policies cohere both across the policy areas and across the hierarchies. तो ये एक important element है, और इसके अंदर भी आप देखते हैं कि जितनी भी आपकी HR policies हैं वो policy level पे भी और hierarchical level पे भी ये कोहेर होनी चाहिए, इंटीग्रेट होनी चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी की रियलाइजेशन होनी चाहिए और उसको बेसिकली ओनरशिप मिलनी चाहिए. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वेयर एज फार एज द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. और थर्ड इज द HR practices basically are adjusted, adopted and used by line
managers and the employees as part of their everyday work. So basically ये जितनी भी human resource policies हैं आपकी, ये basically adjust होती हैं, जितनी भी human resource practices हैं ये adjust होती हैं, apply होती हैं, accept होती हैं, use होती हैं by your line managers, by the employees of your organization on day-to-day basis. ये जो चीज़ें, ये जो policies हैं, ये जो practices हैं, ये day-to-day basis पे जब तक implement नहीं होंगी, integrate नहीं होंगी system के साथ, so there is no use of basically talking about the value addition of human resource management or the value addition of the strategic human resource management. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और आज हम बेसिकली देखेंगे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिर हम केस स्टडी की तरफ जाएंगे. सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसमें basically you will see that there's a resource based view. The second is the strategic fit and the strategic flexibility. ये बड़ी important चीज़ है. देखिए, strategic human resource management को समझने के लिए हमें इसकी concepts को समझना पड़ता है. So basically the strategic human resource management has 3 concepts. एक तो आपका resource based view है, दूसरा आपका strategic fit है, और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है. तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली व्हाट दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर एंड हाउ दे आर डिफाइंड. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू. व्हाट इज बेसिकली द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट्स रिसोर्स बेस्ड व्यू. सो बेसिकली टू लार्ज एक्सटेंट द फिलॉसफी ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स इज बेस्ड अपॉन रिसोर्स बेस्ड व्यू. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमने ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर में इस बात को एम्फसाइज किया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसको, और जो उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है वो कैसे आता है, बेस्ड ऑन इट्स रिसोर्सेज. अब वो रिसोर्स कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है आपका, वो क्वालिटेटिव रिसोर्स हो सकता है, वो क्वांटिटेटिव रिसोर्स हो सकता है. फॉर द कंपैरेटिव एडवांटेज यू हैव टू हैव a unique resource. वो रिसोर्स जो है, जो वो आपको के कंपैरेटिव एडवांटेज दिलाता है, जो आप इंडस्ट्री में सक्सीड करते हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए. और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेसिकली डिपेंड करता है ऑन रिसोर्स बेस्ड व्यू. अब लेट्स सी दैट हाउ दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय हैमल. And वो ये कहते हैं कि this states that it is a range of resources in an organization, including its human resources. What? Including its human resources that produces its unique character and creates comparative advantage. तो जैसे मैंने आपको पहले explain किया कि basically जो resource है वो आपको comparative advantage दिलाता. So it gives you the comparative advantage of whatever the resource is. Or Hamel basically believes that resource-based view में there is a range of human resources. There is a range of resources. Organization में there is a range of resources जो कि आपको चाहिए होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में आप को प्रोग्रेस के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी वर्किंग के लिए. और बेसिकली वो ये कहता है इसमें one of the resources is the human resource, or one of the, in fact what I believe is कि human resource is one of the most important resource in the organization. जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि let's say you have the finances and you have the market, but if you don't have even you have the plant and machinery, but you don't have the human resource or the skills to operate them. What will happen? जी आप बताइए मुझे. जी आप बताइए मुझे कि अगर आपके पास फाइनेंसेस भी हैं, आपके पास कैपिटल भी मौजूद है, आपके पास इक्विपमेंट भी मौजूद है, आपके पास मार्केट भी मौजूद है, और आपके पास एक तो स्किल्स
और बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? अब आपने ऑर्गेनाइजेशन, आपने कहा कि जी आपने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनानी है, इंडस्ट्री लगानी है, आपने इंडस्ट्री लगा दी, आपने पैसा खर्च दिया, आपने प्लांट एंड मशीनरी लगा दी, और आपको पता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसकी मार्केट भी है और मार्केट में डिमांड भी है, लेकिन आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? एवरीथिंग विल गो इन वेस्ट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स से आपको स्किल्स मिलती हैं. ह्यूमन रिसोर्स अप्लाइज दोस स्किल्स टू प्रोड्यूस दोस प्रोडक्ट्स, और ये साइकिल कंप्लीट होता है. सो दिस इज अ साइकिल विच बेसिकली, एंड ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंचपिन. देखिए आप, और बाकी रिसोर्सेज भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं. लेट्स से अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है और आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास मार्केट नहीं है, तो देन अगेन ह्यूमन रिसोर्स alone can't do anything. But my point here is कि ये आपका जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस के लिए जितने भी आप रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स एड्स वैल्यू. इनफैक्ट देखें, आपके पास कैपिटल है, कैपिटल को मैनेज करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. आपके पास प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसको मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. प्रोडक्शन है, आपको प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. और बेसिकली आपको यू नीड टू, एंड दिस ह्यूमन रिसोर्स एड्स वैल्यू टू एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज रन बाय द पीपल. सो हमने जैसे पहले कहा कि जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसको आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी है उसके साथ इंटीग्रेटेड हो, और बेसिकली वो ह्यूमन रिसोर्स आपको बेसिकली इंटीग्रेट होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जांपल, आपको जिस लेवल पे स्किल्स चाहिए, जिस लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जिस कैटेगरी में ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, अगर आप उससे एक्सीड कर जाते हैं तो देन यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज. अगर आप उससे कम रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं और आ भी जाते हैं लोग. सो one thing which is very important, that the human resource, strategic human resource, is basically that you need to strategically create a fit between the resources and the requirements of the business. तो ये बड़ा important है. और जैसे कि हेलम ये कहता है कि this states that it is the range of resources in an organization including human resources that producing unique character. और ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, एक यूनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और क्रिएट करते हैं एक आपका कंपैरेटिव एडवांटेज. ये बड़ा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Until and unless organization has a USP, unique selling proposition, a unique selling point, or a comparative advantage, तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ग्रो नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन सर्वाइव नहीं कर सकती. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. सो नाउ आई होप कि आपने रिसोर्स बेस्ड व्यू को समझ लिया होगा. और बेसिकली देखें, एज अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, देखें रिसोर्स बेस्ड व्यू. So the concept of strategic human resource management on the resource based view is कि human resource जो है आपका वो एक unique character produce करता है to create a basically comparative advantage. So it is one of the most important resource of the organization. तो ये आपने याद रखिएगा, और ये basically belief है Mr. Helm and Farhelland. Now moving ahead on the resource based view, हम ये देखते हैं कि for a firm resource to have a potential for creating sustained comparative advantage, it should have 4 attributes. तो बेसिकली आप ये देखते हैं कि किसी भी फर्म का जो रिसोर्स है उसको बेसिकली सस्टेन्ड कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है, 4 एट्रीब्यूट होने चाहिए. तो देखें, ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ये एक दिन के लिए तो आपको काम नहीं आएगा. इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस, इट हैज़ टू बी सस्टेन. इसीलिए हम मैनेजमेंट में जब पढ़ाते हैं या जब पढ़ते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं कि जो भी आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है, एक तो वो जल्दी इमिटेबल ना हो, वो जल्दी कॉपी ना होता हो, वो यूनिक हो और उसको कॉपी करने में बड़ी दुश्वारी पेश आए,
और फिर वो एक लॉन्ग टर्म आपके पास एडवांटेज हो। बिकॉज कंपैरेटिव एडवांटेज ही वो होता है कि जो आपका एक यूनिक रिसोर्स है और जो बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल उसको रेप्लिकेट करना या अडॉप्ट करना हो। तो ये समझने की बड़ी ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है, ये हमने पहले एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो किसी भी फर्म के लिए जो रिसोर्स है जो उसने सस्टेन करना है अपना कंपैरेटिव एडवांटेज, तो उस रिसोर्स के लिए यू नीड टू हैव द 4 एट्रीब्यूट्स। अब वो 4 एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ओके, बेसिकली इट मस्ट बी वैल्यूएबल, इट मस्ट हैव वैल्यू, रेयर, बिल्कुल इसको अब रेयर हो, इम्परफेक्टली इमिटेबल, कॉपी ना हो सकता हो, इसको कॉपी करना बड़ा मुश्किल हो, और अगर कर भी ले तो वो उस महारत के साथ, उस परफेक्शन के साथ ना हो जो आपके पास एक्सपर्टी है, ये बड़ा ज़रूरी है। और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, और इसका सब्स्टिट्यूट ना हो। सो याद रखिएगा कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए जो रिसोर्स आपको ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है, वो लॉन्ग टर्म और सस्टेन करने के लिए उसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स बड़े ज़रूरी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। एंड दीज रिसोर्सेज आर बेसिकली, एक तो वो वैल्यूएबल हो, इट हैज़ टू हैव अ वैल्यू। दूसरा रेयर हो, यू कांट फाइंड इट एवरीवेयर। तीसरा जो है इम्परफेक्टली इमिटेबल हो, कि आप उसको अगर कॉपी भी करते हैं तो वो उस क्वालिटी से वो आप उसको रेप्लिकेट ना कर सकें, उसके अंदर इम्परफेक्शन हो, परफेक्ट आप ही के पास वो प्रोडक्ट हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास उसकी एक वैल्यू हो, रेयर हो, इम्परफेक्टली इमिटेबल हो, और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल हो। और इसमें फिर आप ये देखते हैं, टू डिस्कवर दीज रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, मैनेजर्स मस्ट लुक इनसाइड देयर फर्म फॉर वैल्यूएबल, रेयर एंड कॉस्टली टू इमिटेट रिसोर्सेज एंड देन exploit these resources through their organization. Or basically, now to discover these resources and capabilities, managers must look inside their organization. हमारा मसला ये होता है कि हम इन ऐसे रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए बाहर की तरफ देखते हैं कि हमें ये मिल जाए, हम इसको हायर कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, तो हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप कर सकते हैं या अपने कंपैरेटिव एडवांटेज को सस्टेन कर सकते हैं। ये किसी हद तक पॉसिबल भी है, लेकिन सबसे पहले द बेसिक स्टेप इज दैट मैनेजर हैज टू लुक फॉर दीज रिसोर्सेज इनसाइड, because it's very easy to see things which are available and basically within your reach, within your organization. You need to look at them in the perspective that, okay, these resources can basically become the comparative advantage for the company. ये बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि managers needs to look for these resources inside the organization. और उसके बाद फिर वो जो रिसोर्सेज हैं, then they have to be deployed, used throughout the organization to basically get the comparative advantage. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड, देखें रिसोर्सेज अगर आप बाहर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन देखना शुरू कर दें तो वो तो आपको एनॉर्मस मिलेंगे, बट दैट हैज़ अ कॉस्ट। और कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। आपको कॉस्ट फैक्टर देखना है, आपको ओरिजिनलिटी देखनी है, आपको अपनी कंस्ट्रेंट्स देखने हैं, आपको डिफरेंट एनवायरमेंटल डायनामिक्स देखने हैं। सो इन सब को आप देखोगे तो आप अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो आपको शायद वो आप कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप ही ना कर सको, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको आउटसाइड रिसोर्सेज हासिल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको आप वैल्यू करें, उनको डेवलप करें, और उनको आप ये देखें कि उनको आप बेसिकली यूनिक बनाएं, थोड़ा सा आप उन पे एफर्ट करें, और उसके बाद आप वो आपके लिए एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कंपैरेटिव एडवांटेज इमीडिएटली दिला सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने जहन में रखना। देन अगेन इन द रिसोर्स बेस्ड व्यू,
resource based strategic human resource management can produce what Vauxhall and Purcell refers as human resource advantage. तो हमने डिस्कस पहले भी किया था, मोस्ट प्रोबेबली हमारा एम्फेसिस ये है कि बेसिकली जो रिसोर्स बेस्ड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपको बेसिकली इट्स ह्यूमन रिसोर्स एडवांटेज दैट कैन प्रोड्यूस द ह्यूमन रिसोर्स एडवांटेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और बेसिकली अगर आप ये देखते हैं कि लेट्स से किसी हम आर्मी की एग्जांपल लेते हैं और आर्मी में लेट्स से एक वॉर होती है और उसके अंदर आप ये देखते हैं कि आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है. आपके पास एयरफोर्स है, आपके पास आर्मर कोर है, आपके टैंक्स हैं, आपके पास फील्ड सोल्जर्स हैं. तो आपने देखना है कि आपकी एयरफोर्स को जो पायलट है वो कितना स्किल्ड है. ठीक है, तो मशीन तो इज ऑलरेडी देयर, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. अगर आपको आपका जो लेट्स से आर्मर्ड कोर है, ये जो आपको जो टैंक चलाते हैं, अब वो आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक्स हैं और उसको भी बेसिकली यू रन करने के लिए यू नीड टू हैव हाईली स्किल्ड ऑफिसर्स और सोल्जर्स. और फिर जब आप कॉम्बैट में जाते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं, तो जो आपके फील्ड सोल्जर्स हैं जो वो भी दे शुड बी हाईली स्किल्ड. सो इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स. और इसी से आपको वो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जिसको आप कहते हैं, जो हमने शुरू किया था कि स्ट्रेटजी का वर्ड जो है वो कॉइन हुआ कि इट्स बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द टॉप मैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएं तो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द आर्मीज, द कमांडर इन चीफ्स. और फिर अगर हम ये देखते हैं कि वो जो स्ट्रेटजी है, जो भी आपका गेम प्लान है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लान है, जो भी बिजनेस प्लान है, वो जो स्ट्रेटजी है जब व्हेन इट फिट्स इन थ्रू the execution of its human resource management और उसको जब वैल्यू करते हैं और then that becomes the strategic human resource. और वो आपको human advantage जो है वो आपको basically आपकी तमाम strategy में success दिलाता है. This is very important. If you want to basically see success fully implemented your business strategy, so you should not forget the human resource advantage, and this can only comes through when the organization values the strategic human resource. ये बड़ा important है. So the aim is to develop strategic capability. So frankly speaking, the resource based view में strategic human resource management के अंदर इसका जो aim है that is to develop a strategic capability. And once you have a strategic capability, your businesses thrive, sustain, and basically have comparative advantage and excel in the industry. ये बड़ा ज़रूरी है to. और फिर एक चीज़ याद रखिएगा कि when you have a strategic capability, तो फिर आप हर किस्म की environment में survive कर सकते हैं. अगर environment conducive है तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, आप फर्दर उसमें एडवांटेज ले सकते हैं. अगर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है और एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं तो फिर आप सस्टेन करते हैं, फिर आप सरवाइव करते हैं. सो अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है तो आपका सर्वाइवल बड़ा आसान हो जाता है. और बेसिकली देखें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं ये आते जाते रहते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है. नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट. Only one thing which is constant is change. So आज अगर issues हैं, constraints हैं, कल उसमें opportunity, वो constraints and issues opportunity में भी develop हो सकते हैं. So आपका survive करना, sustain करना बड़ा important है. And if you have a strategic capability and strength, so there is no basically question that you cannot survive. So ये बड़ी important चीज़ है, इसको आपने जहन में रखना है. The resource-based view again says that the strategic fit between resources and opportunities, obtaining added value from the effective deployment of resources. So, अब हम इस definition को भी देखेंगे. The strategic fit between resources and opportunities, obtaining added value
from the effective deployment of resources and developing people who can think and plan strategically. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको भी आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और बेसिकली ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अगर आपने स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझना है. So, अब आप ये देखेंगे कि the strategic fit between resources and opportunities, obtaining added value from the effective deployment of resources and developing people, those who can think and plan strategically. तो इसके अंदर भी बड़ा important है कि जो strategic fit between resources and opportunities, तो जो भी आपके पास resource हैं और जो भी आपके पास जो opportunities हैं, जो environment से आपने assess किए हैं, obtain किए हैं, उसका जो strategic fit है उससे आप बेसिकली वैल्यूडेशन होती है, यू एड वैल्यू. ठीक है, किस तरह? जब आप इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, तो बेसिकली जब आपके पास स्ट्रेटेजिक फिट आ गया रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज का, और उससे आपने क्या हासिल किया? आपने एक एडेड वैल्यूडेशन हुई आपके बिजनेस में. और वो कैसे हुई? जब आप इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट करते हैं रिसोर्सेज की. You have to be very, very careful in deploying your resources. So effective deployment of resources, और फिर developing people, जो लोग हैं, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है, उनको अपने डेवलप करना है. those who can think strategically. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी थिंकिंग जो है वो मतलब दे कैन थिंक एंड प्लान स्ट्रेटेजिकली. दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपके पास डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है बड़ी इफेक्टिव हो, और फिर आपने अपने लोगों को डेवलप किया हो जो कि दोज हू कैन थिंक एंड प्लान स्ट्रेटेजिकली, और इन अ सेंस दैट दे अंडरस्टैंड द की स्ट्रेटेजिक इशूज. और basically it's very important that they should understand the key strategic issues and ensure that what they do support the achievement of the business strategic goals. और basically देखें, जो लोग आप डेवलप करेंगे, जो लोग आपको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और जिनको आपने डेवलप करना है, किस लिए डेवलप करना है? टू थिंक एंड प्लान स्ट्रेटेजिकली. ठीक है, इन अ सेंस कि वो अंडरस्टैंड करें कि जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं. किसको सपोर्ट करते हैं? इन अचीवमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजिक गोल्स. सो वो एक तो की स्ट्रेटेजिक इश्यूज को अंडरस्टैंड करें, और वो बेसिकली दे हैव द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू थिंक एंड प्लान स्ट्रेटेजिकली. और फिर दे शुड रियलाइज कि वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर दे आर इम्प्लीमेंटिंग, बेसिकली वो दे नीड टू इंश्योर that their efforts basically support the achievement of the organization's strategic goals. ये बड़ा important है. तो ये आपको चीज़ समझ आ गई कि बड़ी सिंपल है कि बेसिकली आपके रिसोर्सेज और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में जो एक स्ट्रेटेजिक फिट होना चाहिए, और उस बेसिकली जब वो आपस में इंटीग्रेट होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक फिट होता है, तो उससे आपको क्या हासिल होता है? एक वैल्यूडेशन आपको मिलती है. और वो वैल्यूडेशन आपको कैसे मिलती है? जब आप इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, और आपके पास वो लोग होते हैं जिनको आपने डेवलप किया होता है, वो ह्यूमन रिसोर्स होती है आपको, जो कि they can think and plan strategically, they understand the core key strategic issues, और फिर वो जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी उनकी एक्शंस हैं, उनको पता है कि वो whatever they are doing is basically it supports the achievement of these key strategic goals of the organization. तो ये बड़ा important है. This is the most important part which you need to understand that, and I hope कि आपको ये you would have understood this. ठीक है जी. So अब हम बेसिकली देखते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू के बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अब हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक फिट. So what is strategic fit in strategic human resource management? So let's see, as explained by Wright and McMahon. Strategic fit refers to the two dimensions that distinguish strategic human resource management. So basically, जो according to Wright and McMahon, strategic fit जो है वो refer करता है there is दो dimensions को, the two dimensions which are referred by Wright and McMahon about the strategic fit. और वो क्या है? जो first है उसको हम देखते हैं. First
vertically it entails the linking of human resource management practices with the strategic management processes of the organization. So एक बड़ा important है vertically ये जो है वो it entails linking human resource management practices. So ये link करता है human resource management practices को with the strategic management processes of the organization. So ये vertical integrate करता है human resource management को with the strategic management of the processes of the organization. तो ये बड़ा important है आपको understand करना कि basically पहली जो dimension है strategic fit की वो है vertical integration of the human resource management basically with the strategic management processes of the organization. तो I hope that you have understood that. और जो second view है वो ये है कि horizontally it emphasizes the coordination or concurrence among the various human resource management practices. Or horizontally basically ये emphasis it emphasizes on the coordination and concurrence among the various human resource management practices. तो ये भी बड़ा important है कि इसकी vertical integration भी हो और horizontal emphasis भी ये देता है. तो ये बहुत ही important है कि strategic fit के लिए आपको vertical integration भी हो between the human resource management and your strategic management processes और horizontal emphasis भी आता है for the coordination and concurrence among the various human resource management practices. तो ये आपको you need to understand that or you need to basically you need to learn this that ये जो strategic fit है वो horizontal and vertical integration दोनों तरह होती है और इसी से आपको basically comparative advantage हासिल होता है. Now what is strategic flexibility? ये बड़ी interesting चीज़ है और ये बड़ी important है. Basically, strategic flexibility is defined as the ability of the firm to respond and adapt to changes in its competitive environment. तो ये बड़ी important चीज़ है. अगर organization flexible नहीं है, rigid है और environmental changes को वो adopt नहीं करती, so ultimately they will not survive. उनका comparative advantage will not be lasting for much time. So flexibility or strategic flexibility of an organization is defined as the ability of firms to respond. ठीक है? The ability of firm to respond and adopt. Respond to the change and adopt the change. बड़ी important चीज़ है कि आप respond करें और adopt करें. ठीक है? चेंज को इन इट्स कंपैरेटिव एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी कॉमन लाइफ एग्जांपल देता हूँ. आप यू एंटर इनटू पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 4 सीजन्स और चारों सीजन्स जो हैं वो फुल ब्लूम पे, विच इज़ समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. सो आप ऑटम से व्हेन यू मूव टूवर्ड्स विंटर और अब मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ और मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ. व्हाट हैपन्स इज कि एकदम सर्दी हो जाती है. जब एकदम ठंड हो गई और तो आपने फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम वेदर में आप चले गए. लेट्स से आप कराची में हैं और वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट है एंड यू हैव टू गो टू नॉर्दर्न एरिया, मरी या सवात आप चले जाते हैं फॉर सम वर्क और सम बिजनेस एंगेजमेंट. और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी यहाँ पे तो ठीक है, आई एम वेयरिंग सूट एंड इट्स समर, इट्स मॉडरेट वेदर. और उसी तरह और आप प्रिपेयर नहीं होते जो फॉर द वेदर ऑफ northern areas which might be snowfall हो, वहाँ पे extreme temperature हो. जहाँ पे कराची में अगर हैं तो आपका जो average temperature है winter में वो that is around 20, 25, 20 से 29, 30 तक वो रहता है depending on the weather. Whereas अगर आप northern areas में आ जाते हैं तो आप जो temperature है that ranges from
2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब वहाँ से आप आए नॉर्दर्न एरियाज में और लेट्स से स्नोफॉल हो रही है और इज -5 टेम्परेचर एंड आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। सो व्हाट यू डू इज कि आपने आपको जैकेट नहीं लेके आया, आपने कोई आपने आप उस ठंड को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, तो व्हाट विल यू डू? ईदर यू विल इमीडिएटली गो बैक, you will buy warm clothes, or still if you resist the cold you will fall ill, आप बीमार हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। So it's very important, ये जो मैंने आपको कॉमन लाइफ की एग्जांपल दी है, ये आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन की भी एक लाइफ है, बिजनेस की भी एक लाइफ है। सो हमें ये देखना है कि एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल, और किस तरह आपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना है, किस तरह अपॉर्चुनिटी और बेसिकली कन्वीनियंस को हैंडल करना है, और किस तरह थ्रेट और हार्डशिप को हैंडल करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अब आप यू नीड टू बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फर्म जो है वो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह आती है कि जो फर्म है वो एक तो रिस्पॉन्ड करे चेंज को और अडॉप्ट करें। अब एग्जांपल ये है कि आप लेट्स से नाउ यू आर गोइंग टू नॉर्दर्न एरियाज और इस पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो ठंड होगी। अब लेट्स से आपने पीसी बूरबन जाना है और आपने देखना है कि वहाँ पे वेदर बड़ी एक्सट्रीम है, -5 टेम्परेचर है, तो आप क्लोथिंग उस अकॉर्डिंगली लेके जाएंगे, आप प्रिपेयर्ड होंगे, आपने रिस्पॉन्ड किया उस एनवायरनमेंट को और फिर आपने अडॉप्ट किया और फिर आप प्रिपेयर है। जब आप जाएंगे आपने तो आपने यू बेसिकली वेयर दोज क्लोथ्स और यूज योर इक्विपमेंट वट एवर इज विद यू टू बेसिकली सेफ गार्ड यू फ्रॉम दैट एक्सट्रीम वेदर। और उससे क्या होगा, दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर आप अपना काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। तो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन दी जी आप बताएं क्या इन दी जी आप बताएं जी एग्जैक्टली इन दी सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक आप अटेंटिव भी हैं और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करें। दिस इज़ वेरी गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट। और आज तो मैं देख रहा हूँ बच्चे सारे जो हैं वो बड़े अटेंटिव हैं, दे हैव देयर पेन एंड पेंसिल्स विद देम और बड़ी अच्छी अच्छी नोटबुक्स हैं। वेरी गुड। बड़ी भाई आपकी नोटबुक तो इनफैक्ट ये पाकिस्तान से नहीं मिली, ये आपने ज़रूर आपने बाहर से ये ली होगी। ओह सो आपके फादर ने गिफ्ट किया, वो बाहर से लेके आए। दैट्स देखा मैंने आपको बताया ना कि ये बाहर से आपने ली होगी ये नोटबुक। सो इट्स वेरी गुड। सो आज बच्चे जो हैं वो बड़े प्रिपेयर्ड हैं, नोटबुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं उनके पास, जो यूनिवर्सिटी ने जो मटेरियल भेजा है वो भी है। और ये मैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ कि आज तो आपने जूसेस जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज़ द स्पिरिट। तो चलें, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को हमने पढ़ लिया और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है और हम स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को डिटेल में एक्सप्लेन भी करते हैं। सो एनवायरमेंटल डिफरेंसेस विल अफेक्ट अ फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी। तो जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट के डिफरेंसेस हैं वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी को अफेक्ट करती है। और राइट एंड स्नेल जो है उन्होंने इंडिकेट किया, ये हम देखते हैं कि ये इन्होंने क्या कहा। इन अ स्टेबल प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट द स्ट्रेटजी कुड बी टू डेवलप पीपल विद अ नैरो रेंज ऑफ स्किल्स और नॉट टू डेवलप मल्टी स्किल्ड पीपल एंड टू एलिसिट अ नैरो रेंज ऑफ बिहेवियर, एग्जाम्पल टाइट जॉब डिस्क्रिप्शन। सो अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अच्छा, उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर स्टेबल और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, अगर आपको पता है कि जी नॉर्मल स्टेबल एनवायरनमेंट है, आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी उस सिनेरियो में क्या होनी चाहिए और यूजुअली क्या होती है। सो
इसमें जो राइट एंड स्नेल कहते हैं कि इन अ स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट द स्ट्रेटजी कुड बी टू डेवलप पीपल विद नैरो रेंज ऑफ स्किल्स। तो इसमें स्ट्रेटजी होती है कि लोगों को नैरो रेंज ऑफ स्किल्स जो डेवलप किया जाए फॉर द नैरो रेंज ऑफ स्किल्स, और नॉट टू डेवलप मल्टी स्किल पीपल। और मल्टी स्किल लोगों को मतलब यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, और क्योंकि प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट है, स्टेबल इन्वायरमेंट है, तो यू डोंट नीड द मल्टी स्किल्ड पीपल। यू बस जो जितना जिसको काम आता है उसी हिसाब से वो आप काम करवाएं। और इलिसिट अ नैरो रेंज ऑफ बिहेवियर, और या फिर आप टाइट जॉब डिस्क्रिप्शंस रखें। सो एक तो प्रेडिक्टेबल और स्टेबल इन्वायरमेंट में दिस इज बेसिकली दिस कुड बी द स्ट्रेटजी। लेकिन अगर डायनामिक इन्वायरमेंट है, अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट है, तो उसमें क्या होना चाहिए या स्ट्रेटजी क्या होती है? तो लेट्स सी। इन अ डायनामिक एंड अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन माइट डेवलप ऑर्गेनिक एचआर सिस्टम्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इन्वायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल है, अगर आपके पास इन्वायरमेंट डायनामिक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डेवलप करती हैं ऑर्गेनिक एचआर सिस्टम्स दैट प्रोड्यूस ह्यूमन कैपिटल पूल with people possessing a wide range of skills। तो यहाँ पे एक जो ऑर्गेनिक एचआर सिस्टम है उसके अंदर जो ह्यूमन कैपिटल पूल है, वो जो भी लोग अब वहाँ पे तैयार होते हैं, ट्रेन होते हैं, जो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स होती है, उनके पास वाइड रेंज ऑफ स्किल होता है, एंड हु कैन एंगेज इन अ वाइड वेराइटी ऑफ बिहेवियर। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इन्वायरमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, डायनामिक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट, फास्ट पेस्ड है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक एचआर सिस्टम्स डेवलप होते हैं, और इन सिस्टम्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऐसे एचआर पूल, ऐसे लोगों के पूल बनाती है जो मल्टी स्किल्ड होते हैं, जो कि मुख्तलिफ जो टास्क हैं उनको वो हैंडल करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उस वक्त अगर फास्ट पेस इन्वायरमेंट है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, डायनामिक इन्वायरमेंट है, अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, तो फिर आपको वहाँ पे जो स्किल के आपको लोग चाहिए वो आपको फौरी तौर पे नहीं मिल सकते, इज अ प्रोसेस। तो फिर यू कांट सर्वाइव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जहाँ जो एनवायरनमेंट को आपने देखनी है, जहाँ आप एनवायरनमेंट स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है, तो फिर आपने उस लिहाज से अपने आप को कंफर्म करना है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट डायनामिक है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपने उस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। They need to be the need is to achieve resource flexibility by developing a variety of behavioral scripts and encourage employees to apply them in different situations। So basic जो nutshell है, जो bottom line है strategic flexibility का, वो ये है कि basically आपने अचीव क्या करना है? अचीव करना है रिसोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी आपके पास रिसोर्स है, ह्यूमन विद स्पेशल रेफरेंस टू द ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए बाय डेवलपिंग वैरायटी ऑफ बिहेवियर स्क्रिप्ट्स। और फिर आप इनकरेज करें एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपने बिहेवियर्स को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल, respond to the environment, adopt the environment, and according to, and basically develop the strategies according to the needs of the organization depending on the environmental factors। और उसमें आपने देखना है कि environment में opportunities क्या हैं, threats क्या हैं, और आपने उसको किस तरह मैनेज करना है। तो ये एक बड़ा important element है। उसके बाद हम देखते हैं perspectives on SHRM, Strategic Human Resource Management, और ये हमारे पास 3 perspective हैं Strategic Human Resource Management में। इसमें हम देखते हैं taking into account the concepts of the resource based view and the strategic fit। Talry and Doughty identified 3 human resource perspectives। तो अब आप जब basically Dalry और Doughty basically identified 3 human resource perspective keeping in view the resource based view और strategic fit। तो 2 जो concepts हैं basically strategic human resource management में, keeping in view these 2 concepts, Dalry and Doughty ने 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स को
आइडेंटिफाई किया, और वो 3 ह्यूमन रिसोर्स जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? द वन इज द यूनिवर्सलिस्टिक पर्सपेक्टिव, एक तो यूनिवर्सलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, दूसरा है कॉन्टिंजेंसी पर्सपेक्टिव, और तीसरा है कन्फिगरेशनल पर्सपेक्टिव। तो ये 3 पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि डॉटी एंड डॉलरी ने प्रेजेंट किए, जो कि दीज आर HRM पर्सपेक्टिव्स। अब हम देखते हैं कि ये पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सो द यूनिवर्सलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है? सम HR practices are better than others and all organizations should adopt these best practices. There is a universal relationship between individual best practices and firm performance. तो ये जो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली ये कहता है कि जो HR practices हैं वो बेसिकली some HR practices are better than others. So it's दुनिया में it's very important, everybody is better than other basically, और इसी तरह जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं वो दे आर बेटर देन अदर्स एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस। वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस ये कहते हैं, इसका ये पर्सपेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। सो बेसिकली जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, एचआर प्रैक्टिसेस हैं, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ होती हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। सो ये बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में बिलीफ ये है कि आप जो हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। तो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जो हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं, उनको आप ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करें। और इसमें कहते हैं कि देयर इज अ यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फर्म परफॉर्मेंस। और ये बेसिकली एक जनरल बिलीफ है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फर्म परफॉर्मेंस। सो दिस इज बेसिकली अ यूनिवर्सलिस्टिक पर्सपेक्टिव है ऑन दी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जिसमें बिलीव किया जाता है कि यू हैव टू हैव बेसिकली यूनिवर्सल अप्रोच और बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन दी ह्यूमन रिसोर्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, लेट्स सी व्हाट द अदर पर्सपेक्टिव इज द कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव। कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव जो है वो ये कहता है इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव an organization's HR policies must be consistent with other aspects of the organization. The primary contingency factor is the organization's strategy. This could be described as vertical fit. तो ये बड़ी important है कि contingency perspective में वो कहते हैं कि जी in order to be effective, अगर आपने effective होना है तो organization की जो HR policies हैं that must be consistent with the other aspects of the organization। और ये हमने बार बार डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक फिट की, जब हमने बात की कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। सो बेसिकली इसी में ये कंटिजेंसी पर्सपेक्टिव में जो बिलीफ ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अदर एस्पेक्ट्स को जो है वो मद्देनजर नहीं रखेंगे, जब आप उनको कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये है कि द प्राइमरी कंटिजेंसी फैक्टर इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। और प्राइमरी जो कंटिजेंसी फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है? उसकी स्ट्रेटजी। तो आपने बेसिकली अपनी एचआर पॉलिसीज को अलाइन करना है with the other aspects of the organization, especially with the strategy of the organization. जब तक आप अपनी HR policies को, HR practices को align नहीं करेंगे with the strategy of the organization, तो फिर आपका strategic fit ही नहीं आएगा और फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में आपका बेसिकली एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो आप हासिल ही नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम वर्टिकल फिट भी कहते हैं। सो इस इंटीग्रेशन को हम वर्टिकल फिट भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज कंटिजेंसी पर्सपेक्टिव। और उसके बाद हम देखते हैं जी कन्फिगरेशनल पर्सपेक्टिव। एंड व्हाट इज बेसिकली द कन्फिगरेशनल पर्सपेक्टिव? दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द pattern of human resource practices and is concerned with how this pattern of independent variables is related to the independent variables, to the dependent variables of the organizational performance. So ये important है, इसको समझने की जरूरत है
कि बेसिकली कन्फिगरेशनल पर्सपेक्टिव में दिस इज बेसिकली द होलिस्टिक अप्रोच। ये एक ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि एम्फसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ HR पैटर्न्स, ठीक है, एम्फसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ HR प्रैक्टिसेस, जितने भी HR प्रैक्टिसेस हैं, और फिर इज कंसर्न विद हाउ दिस पैटर्न of independent variables is related to the dependent variables of the organizational performance। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझ लें। बेसिकली ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो एम्फसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच विच एम्फसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। और फिर ये कंसर्न है विद हाउ दिस पैटर्न, ये जो पैटर्न है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कैसे, दिस पैटर्न ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पैटर्न जो है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इज रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो ये एक कन्फिगरेशन होती है, जैसे आप अगर कन्फिगरेशन का वैसे भी मतलब देखें तो कन्फिगर करना और रिलेट करना। सो इसमें भी अभी आप देखा है आपने कि जो पैटर्न है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो दैट हैज़ टू बी रिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली तीन आपके पास पर्सपेक्टिव थे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जिसमें आपके पास ये तीनों जो आप ये आपके हैं पर्सपेक्टिव्स ये आ गए। अब हम केस स्टडी की तरफ चलेंगे और केस स्टडी आपके पास जो है वो दैट इज अ फज कैरियर, सो डेवलपिंग एंड डायग्नोसिंग एनालिटिकल स्किल्स। तो अब हम ये देखेंगे कि डेवलपिंग अ फज कैरियर, दिस इज अ केस स्टडी और ये ऑलरेडी आपके पास है और उम्मीद है कि आपने ये पढ़ भी ली होगी। So students, we have discussed the three perspectives of strategic human resource management, और इसमें हमने यूनिवर्सलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखा, उसके बाद हमने कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव देखा और फिर हमने कन्फिगरेशनल पर्सपेक्टिव देखा। So now you might be basically aware कि इसके अंदर जब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, अब आप मुझे बताएंगे कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है। चलें जी, अब आप मुझे बताएं, कौन बताएगा जी? ओह, सबने हाथ करो, एक्सीलेंट, एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, आप जो फ्रंट पे हैं जी, जी आप जी आप जिनके हाथ में ये ब्लू बॉल पॉइंट है एग्जैक्टली जी, आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू यू इज द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, people in the organization, ओके। लेकिन ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये मुझे पता है ना। ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइटल रोल प्ले करती है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? आप बताएं जी, आप जी बेटा, आप ये जो खातून, जी आप बताएं जी, आप बताएं। Okay. According to you, basically the skilled human resource which provides the competitive advantage to the organization is most important element in the strategic human resource management. Okay. ठीक है, किसी हद तक इन्होंने भी कहा ओके, टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट, आपकी जो बात है वो भी टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट। लेकिन अब हम उस पर्सपेक्टिव में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बिजनेस पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ
इन दी ह्यूमन, देखिए जब हमने पहला डायग्राम देखा था द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का, तो उसके अंदर जो मिशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वो था ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स फिलॉसफीज। अब जो ह्यूमन रिसोर्स फिलॉसफी है, सो बिजनेस स्ट्रेटजी आ गई, बिजनेस स्ट्रेटजी इज इन प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन की उन्हें पता है, उनको पता है कि जी उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। अब नाउ उन्होंने उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स द फिलॉसफी, टुवर्ड्स द ह्यूमन रिसोर्स, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दैट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो जो फिलॉसफी है, HR philosophy of the top management, that provides the basis for the strategic human resource management. अब जैसे कि हमने कहा कि जो strategy है वो basically has the ownership of the chief executive or the chairman or the board of directors of the organization. Similarly, जो philosophy of the human resource है और या जो strategic human resource है, that also comes from the CEO, chairman और the board of directors. तो ये important चीज़ है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको बेसिकली एक जगह से ही कल्मिनेट होती हैं। अब बेसिकली हम ये देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज दैट योर बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स, जो आपके रिसोर्सेज हैं, बेसिकली अब देखते हैं हम कि जी जो स्ट्रेटजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे हमने रिसोर्स बेस्ड व्यू को भी हमने देखा कि व्हाट रिसोर्सेज यू हैव एंड यू डिप्लॉय or adopt or basically implement in order to get the best or to gain the comparative advantage. तो उसका जो सबसे important element है, that is the human resource. So you align your human resource practices according to the needs of the organization, which is integrated with the strategic with the strategies or the business strategies of the organization, is basically the strategic human resource management. और ये जो strategic human resource management है, this gives the organization the comparative advantage to basically survive, thrive, excel in the comparative advantage in the comparative world, जहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है, यहाँ पे जो है वो हर कंपनी, इट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है। इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव अ वेरी डायनामिक एनवायरनमेंट और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है। तो उस अनप्रेडिक्टेबल और डायनामिक एनवायरनमेंट में आपको जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनसे भी बहुत सेंसिटिव रहना है, उनको भी मद्देनजर रख के आपने अपनी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज को डेवलप करना है और फिर वो आपने इंटीग्रेट करना है विद दी योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, ताकि वो इसको इंटीग्रेट करके यू विल गेट बेसिकली बेस्ट ऑफ द बेस्ट और आप अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। इसके बाद हमने बेसिकली ये चीज़ भी देखी कि स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी is very important until and unless the organization is देखें, अगर आप रिसोर्स बेस्ड व्यू में और उसके बाद आपका जो स्ट्रेटेजिक फिट है, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं और आपने इसको ये देखना है, तो उससे ही आपकी ये जो 3 कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली फ्लेक्सिबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली फ्लेक्सिबल नहीं है, तो देन बिलीव यू मी, डिजास्टर इज इन वेटिंग। So one of the most important element in today's environment is the ability of the organization, that how flexible the organization is, how strategically flexible the organization is to respond to the change. अब वो change कोई भी हो सकती है, but A is respond to the change and adopt the change. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है
बहुत ही important बात है कि you need to have, the organization need to have the strategic flexibility, which basically helps the organization to adopt and to implement the change, and that will give the strategic advantage to the organization, because that strategic advantage will help organization to basically this flexibility will help the organization to review all the strategies and then readjust them according to the environment. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो आज का जो हम लेक्चर है वो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, और कि हमने वी हैव बेसिकली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और हम अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें केस स्टडी डिस्कस करेंगे, और वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, द फज कैरियर, और वो कैरियर के ऊपर है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और मैं हमेशा हर लेक्चर में आपको ये कहता हूँ कि आपने ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो स्टे फोकस्ड. अगर आप फोकस्ड रहेंगे और अगर आपको अपनी मंजिल का पता होगा तो देन you'll be able to achieve your targets, and I hope that with all that energies, with all that zeal, you will inshallah achieve all your targets. Till the next lecture, अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you very much.